हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का जो डीओई का पेपर है, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर डीओई ने अपलोड करा था। और उसमें ये भी समझाया था कि उसमें हमने ये देखा था कि जो नया 10th क्लास का हाफ ईयरली का जो पेपर का पैटर्न है वो हमने इसमें देखा था। तो आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे और ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों का एग्जाम 28 अक्टूबर को, तो इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करके जाना। इसके एक एक क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पेपर होगा, इसको आप जरूर देख के जाएं। चलिए देखते हैं इसका। देखो, पेपर का पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इस पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होंगे? सेक्शन ए, बी एंड सी आपके सेक्शन होंगे। 39 क्वेश्चन है पूरे पेपर में, 39 क्वेश्चन है। अब पेपर जो पार्ट ए है, पार्ट ए में पार्ट ए 1 और 2 में सेक्शन में डिवाइड किया। पार्ट ए को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू टाइप, ठीक है। और 4 केस स्टडी होंगे, जिसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी 16 मार्क्स का होगा। मतलब ये भी 16 मार्क्स का है, ये भी 16 मार्क्स का। तो 32 मार्क्स का कौन होगा? पार्ट ए होगा, ठीक है। पार्ट बी में क्या होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें 4 एमसीक्यू होंगे और इसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 4 ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है। पार्ट सी में आपके क्या है? 11 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से आपका पूरा पेपर का पैटर्न होगा, जिसमें 39 क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इसमें पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में हमने क्या बात करी थी कि इसमें 16 क्या होंगे? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये सारे 1 मार्क्स के होंगे। तो आप इसको कितनी जल्दी से कर सकते हो वो आपको प्रैक्टिस करके ही पता चल सकता है। आप जल्दी जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे करो? उसमें गैसिंग वर्क काम नहीं करेगा। गैसिंग वर्क काम करेगा तो उसमें क्या होगा? आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर वो ये कि आप तुक्के लगा के आओगे, गैस करके आओगे, तो वो आपके एक्यूरेट आंसर नहीं होंगे। तो आप इसमें प्रैक्टिस करे जाएं और सॉल्व करके ही आंसर टिक करें। विदाउट, अगर आप सॉल्व कर टिक करते हैं, मे बी वो गलत हो सकते हैं, ठीक है, रॉन्ग हो सकते हैं। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर से लग रहा है? ये 14 चैप्टर से लिखा है, मोड। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसे जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतनी जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो मोड आपको कितना दिया हुआ है? मोड एंड मीडियन। मोड ऑफ मीडियन कितना दिया है? 9.2 और 9। तो मोड हमारा 9.2 है एंड मीडियन कितना है? मीडियन है 9। देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको पता है कि मोड और मीडियन दिया हुआ है और क्या कर रहा है? फाइंड द मीन। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इसको, क्योंकि ये क्या है? रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इजीली से क्या कर सकते हो? इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मोड की वैल्यू है 9.2, मीडियन कितना है? 3 × 9 और -2 मीन, ठीक है। तो आप इसमें 2 मीन को लेफ्ट में भेज दो, 9.2 को राइट में। तो ये हो जाएगा 2 मीन इक्वल्स टू 9 3 27 -9.2, और 2 मीन इक्वल्स टू, इसे माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7.8, और मीन आपका कितना आ गया? 17.8 अपॉन में 2। तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो मीन कितना आ गया आपके पास? मीन आ गया 8.9। तो इसमें 8.9 जो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएंगे, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर अगर स्टार्ट करें, 10 11 12 13, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट इसमें 10 है, ठीक है। बट इसमें आगे भी लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम, तो इसमें 10 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है। तो हम 11 ले लेते हैं, एक तो 11 लेना है। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो हम जब ऑड की बात करते हैं तो ऑड में 1 3 5 7 9, ये आपके हैं। अब इसमें कह रहा है कि वो प्राइम ही होना चाहिए, ऑड और प्राइम। तो देखो 1 प्राइम नहीं है, तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 3, और इसका एलसीएम लेना है। तो 11 और 3 का क्या चाहिए? एलसीएम। तो भाई 11 और 3 का एलसीएम कैसे आएगा? अगर आप जल्दी से कर दोगे तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा। 11 3 से 33। तो हमारा एलसीएम क्या है? 33। इसमें ये क्या है? 33। तो ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको ये आता है तो आप बड़ी जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अगर इसका ये वाला पार्ट नहीं आता, अगर ये समझ में नहीं आया, तो आप इसका अगला पार्ट ट्राई कर सकते थे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। देखो भाई, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 या 3 4, 2 3 4 5, ये कॉन्जिक्यूटिव और नंबर। अगर मैं इनका क्या करूं? प्रोडक्ट करूं, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। तो मुझे हमें से क्या मिल रहा है? कि इवन नंबर मिल रहा है। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल इज ऑड, गलत। अब प्राइम, ये भी नहीं हो सकता। इवन एंड ऑड नहीं, ऑड तो मिल ही नहीं रहा, इवन मिल रहा है, तो ये नहीं है।
एन इवन नंबर, इसमें एक इवन नंबर मिल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ दो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने करे होंगे तभी आएंगे, ये तो अगर आपने थोड़ी सी नॉलेज है आपको बेसिक नंबरों की, तो आप नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट करके कौन सा नंबर आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, वो देख के आप खुद का आंसर देना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करके पता चलेगा, ये आप ये नहीं आप प्रैक्टिस करके गए हो, ये कहीं क्वेश्चन मिल गया आपको, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ये है कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, लगातार जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट आएगा इवन नंबर। चलिए ठीक है, तो अगला देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं पूरे को। तो हमारा इसका 8.9 आया था, इसका 33 आ गया था, और इसका एक इवन नंबर आ गया था। ठीक है, आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या है, एक सर्कल के अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इसकी जो डायमीटर कह लो, देखो भाई इसका रेडियस 10 है, रेडियस कितना है 10, तो डायमीटर कितना हो गया 20, तो डायमीटर मतलब ये 20 आपके पास। ठीक है, तो मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वो होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, तो मुझे कहीं ए स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो देखो अगर मैं इसकी साइड को ए बोलूं और इसको ए बोलूं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम करके सॉल्व कर सकते थे। तो देखो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, बच्चों देखो ये है एमसीक्यू, तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप पूरा प्रॉपर तरीके से लिखो, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आप सॉल्यूशन करके इसे खत्म कर सकते हो। तो ये कितना हो गया आपका ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया ए स्क्वायर है। तो इसमें ये नहीं कि आप लेट करोगे या सॉल्व करोगे, सीधा आपको पता है कि हमें साइड को ए बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो ये आ गया 400, और ये आ गया 2a स्क्वायर, तो ये 2 चलेगा डिवाइड में 200, तो मुझे चाहिए था ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 200, मतलब एरिया कितना है 200, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या है ए आंसर है। तो ये ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन। चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल आर, इसमें से क्या होगा हाफ ऑफ द अदर, हाफ ऑफ, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म करके देखोगे 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर करना चाहोगे तो देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ए इंटू सी कितना आ गया 16। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनका मल्टीप्लाई क्या आता हो 16 आता हो, और माइनस करने पे 2 आता हो। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत कैसे है, क्योंकि अगर मुझे नंबरों को माइनस करके 16 लेके आना है, मतलब माइनस करके 2 लेके आना है, तो एक नंबर प्लस में होगा, एक नंबर माइनस में होगा, और अगर माइनस माइनस प्लस करके लेके आना है, तो ये प्लस करके भी 16 आएगा नहीं। तो पहली बात, अगर इसको आप एक तरह से चेक कर सकते हो, चैप्टर 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आप डी से भी चेक कर सकते हो, डी से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो एक बार देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, बट ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में ये मेथड नहीं है, चैप्टर 4 में है। बट मैं आपको क्लियर करने के लिए कि ये फार्मूला यहाँ लगा के आप चेक कर सकते हो कि इसका आंसर आएगा। देखो बी की वैल्यू -2 है, अगर आप 4 रखोगे, ए की वैल्यू 4 है, और सी की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो अगर देखो 2 to 4 माइनस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो माइनस का 60 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर आ ही नहीं रहा, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। बट यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, 1/4 ऑफ अदर, ट्वाइस ऑफ अदर, तो इसमें बोल रहा है कोई ना कोई रिलेशन तो है, बट हमारा तो आंसर ही नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन में। अगर ये मिस प्रिंट नहीं होता तो आपका आंसर कुछ ना कुछ तो आता, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 17x माइनस m माइनस 4। एक मिनट, इसको पूरा रफ कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 4 माइनस m माइनस 4, ये दे रखा है, m माइनस 4 दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, मेरे को 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है देन वैल्यू ऑफ m, तो देखो अल्फा, अगर आप देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय, तो मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, और c ये है m माइनस 4, और a की बात करोगे a है 4, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4, m माइनस 4, और ये इधर जाके प्लस हो गया, तो m कितना आ गया 4 प्लस 4, मतलब मेरा m कितना आ गया, मेरा m आ गया 8, तो इसमें मेरा m क्या है 8, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये क्वेश्चन नंबर था आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कोलिनियर पॉइंट्स। देखो बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें लाइनें क्या होती हैं, एक
एक ही पॉइंट पे होती है। 3 और मोर लाइन जब एक ही लाइन पे लाई करती है उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट करते हैं। तो ये तो खाली देख के ही आंसर दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने फिगर दिया हुआ है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी लाइन स्ट्रेट है। देखो, अगर आप देखोगे इसमें ए ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो एक लाइन सीधी नहीं बन रही, ठीक है? इसमें देखो एक सीधी लाइन बन रही है तो ये कोलिनियर होगा, ये होगा कोलिनियर। इसमें देखो सीधी लाइन नहीं बन रही क्योंकि एक ऐसे गया सीधा और फिर ये ऐसे हो गया, और इसमें भी ये सीधी लाइन नहीं जा रही है, तो कोलिनियर कौन है? बी है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? बी। तो इसमें आप जल्दी से टिक कर सकते हो, इसमें खाली देख के आंसर देना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉलेज है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं तो उसके आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का है और ये चैप्टर 3 का था, ये जो 5th क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आंसर इसका इक्वल है? तो देखो, टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। तो सीधे सीधे जगह 1/√3 रख दो जल्दी जल्दी से। 1/√3 अपॉन में प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ये देखोगे 2 अपॉन में √3 और ये 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, और इसको एलसीएम ले लोगे तो 2 √3 और ये 3 प्लस 1 मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है? रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा 3/4। 3/4 ये से कैंसिल हो गया 2, तो आपके पास आ गया 3। इस 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ, या मैं रैशनलाइज भी कर लेता तो ये हो जाता, ठीक है? और ये 3 कैंसिल, तो ये आ रहा है √3/2। तो √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, गलत। टेन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू √3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और इसकी होती है √3/2। मतलब यही आंसर है आपका, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी है। तो देखो, अगर आपको सॉल्यूशन आता है आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो, इसमें नो सॉल्यूशन का आपको पता होगा क्या रेशो होता है? A1 A2, B1 B2 नॉट इक्वल्स टू C1 C2। ये होते हैं नो सॉल्यूशन के रेशियो, क्योंकि लाइनें इसमें पैरेलल होती हैं। तो इसमें देखो A1 देखोगे 3 है, फिर 6 है, फिर K है, फिर -4 है, फिर आपके पास 8 है और 12 है। तो उसका आपने कर दिया रेशो। अब सोल्व करोगे कितना आएगा देखो, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 2 -2। तो k इक्वल्स टू कितना आ रहा है? -2। तो देखो ये बच्चों की कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। बी ऑप्शन आंसर इसका, ठीक है? तो ये आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि पूरा आंसर अच्छे से लिख के आओगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिक करो सॉल्व करो आगे बढ़ो। जितना कम समय इसमें दोगे आगे जाके उतना तुम्हें टाइम मिलेगा। अगर तुम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे आगे बड़े क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिलेगा। आगे जाके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो अगर आपने 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया तो आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन जरूर छूटेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी का रेशियो ये है देन, अच्छा कौन सा पेयर सिमिलर होगा? तो देखो, इसमें मैंने एक चीज बच्चों बताई थी कि जैसे इनके नाम लिखे होते हैं वैसे ही साइड ढूंढो, वैसे ही साइड ढूंढो तो रेशियो बन जाएगा, तो वही ट्रायंगल होंगे। जैसे देखो ए बी अपॉन डी एफ, तो देखो ए बी अपॉन डी, ये तो होगा नहीं क्योंकि डी ई है। ए बी अपॉन ई डी, ये भी नहीं है। ए बी अपॉन ई एफ, तो ये भी नहीं है। ए बी अपॉन डी एफ, देखो ए बी अपॉन डी एफ ये मिल गया। फिर बी सी अपॉन एफ ई, तो बी सी अपॉन एफ ई बिल्कुल सही है। फिर सी है, अगर मैं सी को देखो सी ए, तो ई डी होना चाहिए, ई डी बिल्कुल सही है। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे ये रेशो दिए हैं वैसे ही अगर इसमें नाम लिखे हुए हैं तो वो क्वेश्चन ही आपका क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है कि द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर का है। 7 चैप्टर में अगर 7.1 एक्सरसाइज आपने करी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि एक्स पॉइंट है एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स वाई, और ये -4 और 4 और इससे -2 और 4 से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। तो इनके बीच में क्या देखना है? रिलेशन देखना है। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, डिस्टेंस फार्मूला। ये कैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे? आप लिखोगे कि x मतलब डिस्टेंस, पहले इस इन दोनों का x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब मैं y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और y1 y2 का फार्मूला लगा रहा हूँ। और इधर भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला, तो इनका डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। तो आपने इसको क्या करा? रूट से रूट कैंसिल कर दिया ऐसे जल्दी से। फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 2 4 8 x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 8y। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 2 4y, और ये वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8y। तो कैंसिल करो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर,
16 से 16, ठीक है। और इसमें कौन सा कंसिडर हो रहा है, और तो कुछ कंसिडर हो नहीं रहा। तो देखो ये 8x आ गया, और यहाँ पे ओके ये 4x नहीं है, ये 4x होगा, ठीक है। माइनस का 4x कर दो इधर आकर, फिर आपका y में बचा है ये 8y इधर बचा है, और उधर का माइनस का 8y तो प्लस का 8y हो गया इधर, ठीक है। और इधर 4 है प्लस का, तो इक्वल टू में रख दो, इसको इधर ही लिया 4 को, और यहाँ पे कितना था 16, तो यहाँ 16 है, और यहाँ माइनस का 4 है, इक्वल टू 0 है। अब इसमें से देखो, इसमें से माइनस हो गया तो 4x, इसमें से माइनस हो गया तो ये हो गया आपका 8 और 8 16y, और ये हो गया 12। तो हमारे पास ऐसा कोई आंसर नहीं है, कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये 4 जगह डिवाइड, तो अंदर जो ये बचेगा वही आंसर। देखो x प्लस 4, एक्स प्लस ये है ही नहीं, एक्स माइनस ये भी नहीं है, इसमें -3 आ गया, ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एक्स प्लस 4y प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 9th का पहला पार्ट था। ओके, 9th का सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर लाई ऑन द सर्कल हु सेंटर इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बच्चों, देखो अगर हम इसमें ये देखें, इसने ये बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है कितना है 2 3 है, और पॉइंट क्या आपके पास, पॉइंट है आपके पास 4,3, और एक पॉइंट है आपका x,5, ठीक है। तो बच्चों देखो ये सेम ही बात होगी, ये भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस वाला, तो इसमें आपको ये बताना है इसमें x क्या है। अब बच्चों देखो इसने यहाँ पे ना एक डाटा क्लियर नहीं कर रखा कि ये कभी सेंटर से तो होकर नहीं जा रहा, क्योंकि सेंटर से होकर जाएगा अगर एक लाइन, तो ये 4 3 इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। तो हम देखते हैं किससे आंसर आएगा, जिससे आंसर आएगा हम वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ये क्लियर नहीं करा कि ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट से, कल इसने बोला कि ये पॉइंट है, तो अगर हमने इक्वी डिस्टेंस यूज करा तो क्या उससे आंसर आ जाएगा, तो जल्दी से कर सकते थे। देखो 2 - 4 2 का स्क्वायर, और 3 - 3 0 का स्क्वायर, और ऊपर तो रूट ही होगा, ठीक है, रूट से रूट कट गया होगा, 2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस में 5 - 3 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 0 को 0, और ये आइडेंटिटी खुल जाएगी, 2 टू 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, और माइनस का, और 2 टू 4x, और प्लस में 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बच रहा है, इक्वेशन बच रही है, तो आप इसको वही आइडेंटिटी से कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यही बनती है 2 - x 2 - x, तो मैं 2 - x को 2 बार लिखता ऐसे, तो मेरे पास x की वैल्यू हमेशा क्या आती है, x की वैल्यू 2 आती, तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू देखो 2 का है ही नहीं, x की वैल्यू 2 है ही नहीं, अगर इस फार्मूले से कर रहे हैं तो ये नहीं, मतलब ये इसने मिड पॉइंट दे रखा होगा। देखो अगर मिड पॉइंट करते तो क्या करते, x निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू 2 है, x1 हमें 4 दिया हुआ है, x हमें निकालना है, और नीचे 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 टू 4, और 4 प्लस x, तो इधर जाके x0 आ रहा है। देखो अब x कितना आ रहा है 0, x0 दिया हुआ है ये रहा। तो देखो अगर ये इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, तो आपका इक्वी डिस्टेंस तो वैसा हो नहीं रहा जैसे इसमें दिया हुआ आंसर, बट अगर इसने मिड पॉइंट मान के कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। तो अगर ये ऑप्शन गलत है, अगर ये ऑप्शन गलत है, इसके अकॉर्डिंग है ये ऑप्शन गलत है, हो सकता है कि ये ऑप्शन ही गलत हो, क्योंकि इस डीओई के पेपर में मैंने देखा था, मैंने 11th के पेपर भी देखा था, 11th के पेपर में भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, एंगल गलत लिखे हुए थे, जो एंगल होने चाहिए थे वो भी गलत थे। तो हो सकता है कि इसमें भी मिसप्रिंट हुई हो, और ये आंसर 2 होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं आंसर 2 होना चाहिए था, अगर जिस स्टेटमेंट से लिखा है। नहीं तो इसको क्लियर करना चाहिए कि ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक लाइन है जो सेंटर से होकर जा रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिससे आप उसमें मिड पॉइंट फार्मूला में लगा सको, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन देख के जाना, मैंने दोनों तरह से समझा दिया, आपको जो समझ में आ जाए उससे कर सकते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा यू शेप का होता है, पैराबोला शेप, तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी। तो उसको तो देख के आंसर दे सकते हैं, तो इसको खाली हमें बेसिक क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार रफ कर देते हैं। तो हमारा इसका आया था डी, इसका हमने निकाला था ए, ठीक है, इसका हमने निकाला सी, उसको देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखो भाई क्या दिया हुआ है, 10 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल टू √3। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 इसमें देखो 10 की एंगल दिया, तो 10 की वैल्यू कितनी होती है √3 पर, 60 पे होती है। तो हमने क्या करा, 15 डिग्री था ये, तो हमने इसे 10 60 लिख दिया, और फिर हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया 30 - 15, 30 नहीं 3x, सॉरी ये 3x है ना, x निकालना है मुझे, और ये 60, तो ये 15 डिग्री और 60 इधर प्लस हो गया, तो ये हो गया 75, और 75 को 3 से करोगे तो 3 2 जा 3 5 x इक्वल टू 25। तो ये सी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी। कितना प्यारा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, साइन पी की वैल्यू 1/2। भाई साइन पी 1/2 है, इसका मतलब है साइन का एंगल कितना डिग्री होगा, साइन पी 1/2 है, मतलब साइन 30 है, और पी हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है साइन कॉस आर 0 है, तो कॉस आर 0 है,
तो भाई cos 0 पे कितने होता है, cos 90 पे 0 होता है, cos 90 पे क्या होता है 0। तो मेरे पास r कितना आ गया 90, और क्या कह रहा है r माइनस पी निकालो, r माइनस पी निकालो। तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 होगा, 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 होगा, 60 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बच्चों, तो ये देखा आपने इसके क्वेश्चन नंबर आगे के, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस आर एंड दिस इज ए। ओके बच्चों, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहे हैं। देखो आपको पता है ये अगर सेक्टर है तो ये थीटा होता है, ये आर होता है, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। बट ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, मतलब हमें इसको भी ऐड करना है, ये बाउंड्री भी लेनी है, तो हमें इन दोनों बाउंड्री ऐड करना है। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करें तो उसमें एल होगा प्लस में 2r होगा। 2r मतलब ये बाउंड्री भी लेनी पड़ेगी, तभी तो पेरीमीटर बनेगा, मुझे इसका पेरीमीटर बताना है। और एल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर और प्लस में 2r। तो मुझे 2r कॉमन आता है, तो मैंने 2r कॉमन ले लिया, तो बचा थीटा पाई 360 + 1। तो जहां पे ये लिखा होगा वो हमारे लिए क्या हो सकता है, ओके थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू 60 है तो हम यहाँ 60 रख देते हैं, एक जीरो से जीरो कट गया, 6 6 36। तो पाई बाई 6 + 1, पाई बाई 6 + 1, 2r पाई बाई 6 + 1 ये लिखा हुआ है, 2r यहाँ नहीं है, यहाँ 2r माइनस लिखा हुआ है यहाँ, तो ये डी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 12 का ऑप्शन नंबर हमारा डी है, अगर आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, डी ऑप्शन है, इसमें 2r पाई बाई 6 + 1 लिखा है, तो यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने देखा ये कैसा क्वेश्चन था, सिंपल है क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, ओके इसमें और में दो क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है द एलसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स द एचसीएफ। तो देखो बच्चों, अगर हम बोलें कि मेरा एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम उसका कितना है 6 टाइम्स है, ठीक है। और ये बोल रहा है द सम ऑफ एचसीएफ एलसीएम इज ये 9, तो अगर मैं एचसीएफ प्लस एलसीएम करूँ तो ये आ रहा है 189। तो इन दोनों को ऐड कर दूं, 7x, मतलब मैंने रख दिया x + 7x, तो ये हो गया 189, और x इक्वल्स टू 189/7, 7 2 जा 14 और 7 7 14, तो x कितना आ रहा है 27। तो ये हम इससे निकाल सकते हैं एचसीएफ एलसीएम। बोले क्या बोल रहा है, इफ वन नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर। तो देखो हमें पता है दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक नंबर हमारे पास कितना है, एक नंबर हमारे पास 54 है, दूसरा बताना है। तो एचसीएफ अभी देखो, एचसीएफ को अभी मैंने x माना था, मतलब 27 आ गया, और ये इसका कितना है 6x, 6 इंटू 27 है, और 27 टू जा है ना 54, और 2 3 जा, तो अगर मैं 17 3 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा आपका 81, 7 21, 21 का 1 नीचे 81, तो 81 आ रहा है, तो बी हमारा 81 है, मतलब बी हमारा 81 है, तो 81 मतलब डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है 81, डी ऑप्शन हमारा जो 81 है वो हमारा आंसर है। मेरी बात क्लियर बच्चों, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको रिलेशन दे रखा था एचसीएफ एलसीएम में, उनका सम दिया होता है, तो वहां से मैंने एचसीएफ की वैल्यू निकाल ली एक्स, और जो रिलेशन होता है दो नंबर के बीच में, तो एक नंबर निकालना होता है, तो ये आप लगा सकते हो रिलेशन। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय दिस एंड दिस लीव रिमाइंडर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको, देखो ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे और एचसीएफ कितना आ जाए, उनका रिमाइंडर कितना आ जाए 5 और 7। तो पहली बात देखो, जो रिमाइंडर आ रहा है पहले उसे माइनस करो, कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें रिमाइंडर पहले माइनस करने होते हैं। तो 5 माइनस करोगे 65, और 8 माइनस करोगे 125 में 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 117। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालो, तो एचसीएफ निकालो एचसीएफ, तो 65 का होंगे 13 पंजे 65, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13 9 तो 9 मतलब इसको 3 3 और कर सकते हो। अब इसमें एचसीएफ कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 13 एचसीएफ कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो मतलब वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर क्या देगा 13। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हमारे लिए वो ग्रेटेस्ट नंबर जो उसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर देगा आपका 5 और 8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था, डी ऑप्शन नंबर ए 13, 13 आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, एक मिनट सिर्फ कर देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन था, इसका भी मैंने क्या निकाला था 81, और इसका क्या निकाला 13 है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर मतलब थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये कह रहा है देन डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क। तो देखो बच्चों, अगर ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, तो ये थीटा निकलेगा हमसे, तो 360 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा थीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 360, तो ये कट गया 3 एकम 3, और 2 1 2, और एक कैरी कर लो यहाँ पर 2 1 2,
एक मिनट, 2 1 2, 2 8 16 और 0। क्या लिखा हुआ है? अच्छा 2/9 है, सॉरी सॉरी, ये 2/9 है बच्चों, 2/9 है, 2/9 है। तो ये हम थोड़ा गलत काट रहे थे। 9 4 36, तो ये 80 आ गया। कितना आ गया? 80। अगर ये 80 है तो हमारा ये वाला एंगल बताना है, मेजर आर्क का एंगल बताना है। तो उसको 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस, इसको थीटा डैश बोल दो, -80। तो ये आ गया 280। कितना आ गया? 280। तो ये वाला एंगल कितना है? 280 है, और ये वाला एंगल आपका कितना था? 80 था। ठीक है, तो ये 280 कहीं ना कहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 15, ये बोल रहा है ट्रायंगल सी ए एम कॉन्ग्रुएंट है एस ओ बी के। अगर ए 39 है, बी 97 है, तो सी बताओ। तो सीधी सी बात है, ए एस पी रूल लगा लो, पता चल जाएगा। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देते, तो 7 और 9 16 हो गए, 16 और 9 10, 10 3 13 हो गए, इसमें से माइनस करो। 10 में से गए 4 और 7 में से गए 4, 44 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन, 15 का बी ऑप्शन है, 15 का बी। तो इसमें तो सिंपल सा ए एस पी लगाना था, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जब सिमिलर दिया हुआ है तो उसमें मुझे कोई दूसरे ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा, वो ए और बी की बात ही कर रहा है। तो अगर उसने ए और बी ऑलरेडी दे रखा है तो सी ए एस पी से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप सिंपली कर सकते थे क्वेश्चन नंबर। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द विच कंडीशन इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइन। तो पैरेलल में क्या होता है, सारी लाइनें एक साइड से सेम होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये सारे इक्वल होते हैं, तो इसमें जो होगा इक्वल वही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में सारे इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सारे इक्वल है। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, एक मिनट, मैंने थोड़ी लाइन गलत पढ़ ली। इसमें लिखा है विच कंडीशन इज ट्रू फॉर पैरेलल। अच्छा पैरेलल में वो होता है A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1। अच्छा ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, ठीक है, ओके ओके, ये ठीक कर लेना। ये ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ध्यान से, थोड़ा ये होता है कभी कभी जल्दी में पढ़ लेते हैं हम, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है। देखो इसमें लिखा है ट्रू फॉर पैरेलल। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें बाय मिस्टेक हमने जल्दी से देख लिया था कि मुझे लगा कोइंसिडेंट लाइन माइंड में घूम रही थी कि कहीं कोइंसिडेंट लाइन तो नहीं है, ये पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो हमारे पास जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तब हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होती है और सारे रेशो इक्वल होते हैं। ये थी पैरेलल लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटते तो नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, तो इनकी क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस कर लेना।